नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तफसीरें लेकर के हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले गाज़ा का मुहासरा तोड़ने के लिए कायम बैनुल अक़वामी कमेटी ने ऐलान किया है कि हफ्ते के रोज़ ग्लोबल समूद फ्लोटेला की पहली कश्ती ट्यूनिस की शिमाली ज़हर बंजर्त के बंदरगाह से महसूर गाज़ा की जानिब रवाना हो चुकी है। कमेटी के ऐलान से चंद लम्हे कबल ही आलमी मीडिया के कैमरों ने समूद फ्लोटेला की एक कश्ती को बंजरत की बंदरगाह से निकलते और गाज़ा का रुख करते हुए रिकॉर्ड किया है। इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी ज़राए अबलाग, सहाफ़ियों और कारकुनों ने भी कश्ती की रवानगी की तस्वीरें और मनाजिर बड़े पैमाने पर शेयर किए जो गाज़ा की तरफ पेशकदमी कर रही है। इस वक्त ग्लोबल समूद फ्लोटेला में तकरीबन 50 कश्तियाँ ट्यूनिस की मुख्तलिफ बंदरगाहों पर मौजूद हैं। इनमें 23 कश्तियों पर मुश्तमिल एक मगरबी काफ़िला शामिल है, जबकि 22 गैर मुल्की कश्तियाँ भी इस बेड़े का हिस्सा हैं। इन पर यूरोप, लातीनी अमरीका, पाकिस्तान, भारत और मलेशिया समेत कई मुल्कों के कारकुनान और नुमाइंदे सवार हैं। उधर काबिज़ इसराइली फ़ौज ने आज इतवार को गाज़ा शहर में शहरी आबादी के बीच रोबोट नुमा धमाका खेज़ गाड़ियों के धमाके जारी रखे। इसके साथ ही शदीद फ़िज़ाई बमबारी और बार बार जबरी इनक़िला के अहकामात ने शहर को एक खुले मैदान जंग में बदल दिया है। ज़ालिम सहनी दरिंदों की दरिंदगी नाज़रीन गिरामी अपने हदों को पार करती हुई नज़र आ रही है। अगर अब भी गाज़ा को नहीं बचाया गया तो समझ लें कि इस वक्त गाज़ा निकल गया तो पूरे फ़िलिस्तीन पर ज़ालिम सहनी दरिंदों का कब्ज़ा हो जाएगा। अल-कुद्स हॉस्पिटल के मुताबिक सुबह के वक्त दहदूह चौक और शारे 8 पर काबिज़ फ़ौज के हमलों में कम से कम 20 फ़िलिस्तीनी ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल लाए गए। ज़राए ने बताया कि सिर्फ निस्फ घंटे के अंदर काबिज़ फ़ौज ने 8 भारी मिशीनी रोबोट गाड़ियों को टनों बारूद से उड़ा दिया ताकि गाज़ा के जुनूबी इलाक़ों में मज़ीद घरों को सफ़े हफ्ती से मिटा दिया जाए। तो सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा भयानक हो चुकी है। आप गाज़ा मिट्टी के ढेर में कैसे तब्दील हो चुका है, नई सेटेलाइट तस्वीर से आप इसका अंदाज़ा लगा सकती हैं कि पूरी की पूरी बस्ती को तहस नहस किस तरह कर दिया है। फ़िलिस्तीनी सिविल डिफेंस के मुताबिक गुज़िश्ता चंद हफ्तों में कम से कम 50 कसीरुन मंजिला इमारतें तबाह की जा चुकी है। गाज़ा सिटी के इलाके ज़ैतून में अगस्त के आगाज़ से अब तक 1500 से ज़ायद घरों और इमारतों को तबाह किया जा चुका है। उधर एक इसराइली खातून फ़ौजी पीर के रोज़ जुनूबी मकबूजा मगरबी किनारे में अल-खलील के जुनूब में अज़-ज़ाहरिया के करीब रन ओवर हमले में ज़ख्मी हो गई है। इसराइली फ़ौजी रेडियो ने इत्तला दी कि फ़िलिस्तीनी ने अपनी गाड़ी इसराइली फ़ौजी पर चढ़ा दी, जिसके नतीजे में ज़ख्मी हो गई, जबकि हमलावर मौके से फ़रार हो गया। काबिज़ इसराइली फ़ौज का कहना था कि इसे वाक़े की इत्तला मिल गई और उसकी तहक़ीक़ात कर रही है। मगरबी किनारे में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ाहमती सरगर्मियाँ जारी हैं। फ़िलिस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर के मुताबिक काबिज़ फ़ौज और यहूदी आबादकारों के ख़िलाफ़ गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 14 मज़ाहमती कार्रवाइयाँ रिकॉर्ड की गई। इधर अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आला अमरीकी हुक्काम के हवाले से इंकशाफ किया है कि काबिज़ इसराइल ने कतर के दारुल-हुकूमत दोहा पर वहशियाना हमले में इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के रहनुमाओं को निशाना बनाने के लिए बैलिस्टिक मीज़ाइल इस्तेमाल किए। ये मीज़ाइल सहयूनी जंगी तैयारों के बहरे अहमर से फ़ायर किए थे, ताहम ये जारिहाना हमला अपने मकासद में नाकाम रहा है। अखबार के मुताबिक सहनी फ़ौज ने F-15 और F-35 जंगी तैयारों से बैलिस्टिक मिसाइल दागे जो बराह रास्त दोहा की जानिब रवाना किए गए। यह हमला मंगल के रोज़ किया गया। इसमें तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों का सहारा लिया गया ताकि अरब ममालिक की फ़िज़ाई हदूद को अबूर करने से बचा जा सके। इस तरह अमरीका की इंतज़ामिया को आखिरी लम्हों तक इस जारियत की कोई इत्तला नहीं मिली, ये बताया गया है। ज़राए ने बताया कि काबिज़ इसराइल ने अमरीका को हमले के बारे में सिर्फ चंद मिनट कबल आगाह किया और हदफ के बारे में दुरुस्त मालूमात भी फराहम नहीं की। अमरीकी खलाई निगरानी के आलात ने मिसाइलों का दोहा की सिम सफ़र करते हुए सुराग लगाया। एक आला अमरीकी दिफाई एहलकार ने अखबार को बताया कि इत्तला इस कदर देर से दी गई कि मिसाइल दाखिले के अमल को रोकना मुमकिन नहीं रहा, ये बताया गया है। इधर नाज़रीन गिरामी गाज़ा सिटी पर इसराइल की फ़िज़ाई हमले जो मज़ीद तेज़ हो चुके हैं, इसमें 12 बच्चों समेत मज़ीद 32 की मौत हो चुकी है। शहीद हो चुके मकामी लोगों में इस वक्त दहशत भी है और गम व गुस्सा भी पाया जा रहा है। चीन ने ट्रंप को जवाब दे दिया, हम न जंगों की मनसूबाबंदी करते हैं और ना ही उसमें हिस्सा लेते हैं। अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन पर जोर दिया कि वो रूसी तेल के ख़रीदारों पर महसूलात आयद करे ताकि यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए पुतिन पर दबाव डाला जाए। इस पर चीन ने हफ्ते के रोज़ वाशिंगटन को सख्त पैगाम दिया।
سلوینیا کے سرکاری دورے کے دوران چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا کہ بیجنگ نہ تو سازش کرتا ہے اور نہ ہی جنگوں میں حصہ لیتا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ جنگ مسائل کا حل نہیں اور اقتصادی پابندیاں صرف پیچیدگیاں بڑھاتی ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر لندن میں 1 لاکھ سے زائد امیگریشن مخالف مظاہرین سڑکوں پر اتر آئے ہیں اور لگاتار احتجاجات کر رہے ہیں۔ برطانیہ کی حالیہ تاریخ کا سب سے بڑا دائیں بازو کا مظاہرہ ہفتے کے روز لندن کے سینٹرل علاقے میں دیکھا گیا۔ 1 لاکھ سے زیادہ مظاہرین ایک مارچ میں متحد ہوئے جس کی قیادت امیگریشن مخالف کارکن ٹومی رابنسن کر رہے تھے۔ پولیس نے بتایا کہ اس دوران کئی پولیس اہلکاروں پر بھی حملے بھی ہوئے۔ احتجاج یونائٹ دی کنگڈم مارچ کے نام سے منعقد کیا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، امریکہ ایک مرتبہ پھر اندھا دھند فائرنگ سے لرز اٹھا ہے۔ جنوبی امریکی ملک ایکواڈور میں ایک بار پھر خونریزی کا ایسا ماحول ہے کہ سینٹو ڈومینگو ڈے لاس تیساچلاس صوبے کے ایک پول ہال میں فوجی وردی پہنے حملہ آوروں نے اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس میں 7 افراد کے ہلاک ہونے 3 دیگر کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی۔ 1 ماہ کے اندر اس جگہ پر اجتماعی فائرنگ کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے 17 اگست کو بھی ایک ایسی حملے میں 7 افراد مارے گئے تھے۔ اس رات رپورٹ کے مطابق حملاور رات تقریباً 10:30 بجے گاڑی سے آئے اور پھر نیوو امیسر علاقے میں واقع پول ہال میں لوگوں پر گولیاں برسانا شروع کر دیا۔ پولیس کی رپورٹ کے مطابق مارے گئے افراد میں سے ایک اور زخمی ہونے والے 2 افراد کا مجرمانہ ریکارڈ رہا ہے۔ حملاوروں نے کالے کپڑے اور ٹوپی پہن رکھی تھی۔ جس گاڑی کا حملاوروں نے استعمال کیا تو بعد میں شہر کے دوسرے حصے میں جلی ہوئی پائی گئی ہے۔ ایکواڈور میں جرائم کی شرح تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ 2025 کی پہلی ششماہی میں ملک میں 4619 قتل درج کیے گئے، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 47% زیادہ۔ اس بڑھتی ہوئی تشدد کے پیش نظر صدر ڈینیل نوبوا نے جنوری 2024 میں اندرونی مسلح تصادم کی حالت کا اعلان کیا تھا اور منشیات کی اسمگلنگ کرنے والے گروہوں کے خلاف سخت کارروائی شروع کی تھی۔ تو ناظرین گرامی، ایکواڈور میں پیش آنے والا یہ بھیانک معاملہ ہے جو جنوبی امریکی ملک میں پڑتا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، چلتے چلتے جب آپ کے راستے خراب ہو جاتے ہیں، جب سیاسی افراد نہیں سنتے اور صورتحال حد سے زیادہ بگڑ جاتی ہے، عوام بھی اس جانب نہیں سوچتے، تو پھر طلبہ اس کی ذمہ داری اٹھانا شروع کرتے ہیں۔ بنگلور کی ایک ویڈیو جس میں بچیاں اسکول بس میں سوار اپنی اسکول کی جانب جا رہی تھیں، ان کا کہنا ہے کہ ہر دن ہمارا یہی حال ہے، ہمارا وقت کلاسز میں کم، بسوں میں زیادہ گزرتا ہے۔ کبھی کبھی راستوں کی حالت کی وجہ سے ہمارے کمر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ہم زخمی ہو جاتے ہیں ایک دوسرے پر گرتے پڑتے ہوئے۔ 3 لڑکیاں کتنی بہترین انداز میں اسکول کی بچیاں رپورٹ کر رہی ہیں، پہلے اپنی شناخت بناتی ہیں اور پھر وہ رپورٹ جو کر رہی ہیں اس کی تصدیق اس بات سے ہوتی ہے کہ جب گڑے کھدروں میں ان کی ٹیمپو جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے پر گرنے پڑنے لگ جاتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ اور کسی بھی حکومت کو جگانے کے لیے نوجوان نسل اور طلباء کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اسی طرح ماحول رہا تو یہی چیزیں آگے جا کر کے بغاوت کی صورتحال بنتی۔ بنگلور کے راستوں کا حال کیا ہے، ان بچیوں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہے تو انگریزی میں، لیکن آپ سمجھ پائیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ بنگلور کی اگر اسکول کے طلباء ہیں تو نہ ہندی میں بولیں گے نہ کنڑا میں، یہاں تو صرف انگریزی چلتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا۔ So, this is where we spend most of our time, in this bus. I'm Nadia. I'm Anya. I'm Meher. And we're currently stuck in traffic. We live around 14 kilometers away from school. And in the mornings with minimal traffic. I promise I didn't fake that. These are actually the roads of Bangalore. Anyways, In the morning it takes around 20 minutes to reach school, but in the evening it takes around 1.5 to 2 hours to reach back home. And we used to reach home at 3:15, now we're reaching at 4:30. And because of that, we have to postpone extracurricular activities, and it leaves us with less time to study. And this leads to a huge emotional strain due to the exhaustion and all our energy being drained from being in this bus. And sometimes we even get physically injured because of the bumps. Like, I'm not joking. And sometimes when we're stuck in traffic jams, we can literally run home faster than that. I'm not exaggerating. And this is something we really don't want as a part of our daily routine, to be in the bus for 2 hours. Yeah. So something has to change. Please help us. This cannot be the new normal. Thank you.